हेलो डियर ऑल, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी बढ़िया होंगे। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं, जवाहर नवोदय विद्यालय का एग्ज़ाम बिल्कुल अब आने वाला है। एक महीने बाद आपका जवाहर नवोदय विद्यालय 2026 होने वाला है। तो उसी रिगार्डिंग आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एक जवाहर नवोदय विद्यालय का क्वेश्चन पेपर। 2024 का ये क्वेश्चन पेपर रहने वाला है। इसमें आपके मैथ्स के क्वेश्चन किस तरीके के आए थे, कैसे उनको सॉल्व किया जाएगा, क्या उनका सही आंसर था, ये सभी आपके साथ आज डिस्कस करने जा रहे हैं। तो इसी तरीके की वीडियोस के लिए आप हमें फॉलो कर सकते हैं। लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिए। तो बिना किसी टाइम वेस्ट किए बढ़ते अपने टॉपिक की तरफ और देखते हैं किस तरीके के आपके क्वेश्चंस रहने वाले हैं। तो चलिए जी, स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन आपके पास क्या कह रहा है। क्वेश्चन कहता है द नंबर ऑफ पैकेट्स ऑफ स्वीट्स वेइंग 2/3 kg ईच दैट कैन बी मेड फ्रॉम 30 kg ऑफ स्वीट्स। अब देखिए, क्वेश्चन कह रहा है कि आपके पास 30 किलो टोटल स्वीट्स हैं। एक पैकेट में 2/3 kg आता है। एक पैकेट में आ रहा है 2/3 kg और वैसे ही टोटल स्वीट्स है 30 kg। तो पूछा गया है 30 kg स्वीट से कितने पैकेट बनाए जाएंगे अगर एक पैकेट में 2/3 kg आ रहा है। तो अगर क्वेश्चन में समझ में आया तो अच्छी बात है, नहीं समझ में आया तो पहले आपसे एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछ लेता हूँ। क्वेश्चन ये है, एक पैकेट में 10 किलो आता है। एक पैकेट में 10 किलो आता है। टोटल 100 किलो से कितने पैकेट बनाए जा सकते हैं। अगर टोटल 100 किलो है, एक पैकेट में 10 आते हैं, तो 100 किलो में कितने पैकेट आएंगे। तो फटाफट से आपके मुंह से जवाब निकलेगा 10 पैकेट्स, 10 पैकेट बनेंगे। वो कैसे निकाला है। एक्चुअल में कॉन्सेप्ट क्या होता है, जब आपको पूरी क्वांटिटी दे रखी है, एक पैकेट का वेट भी दे रखा है, तो आप क्या काम करते हैं, नंबर ऑफ पैकेट्स निकालने के लिए जो आपके पास मेन फार्मूला रहेगा, तो इसको आप फार्मूले के थ्रू कैसे समझ सकते हैं। नंबर ऑफ पैकेट्स निकालने हैं तो पहली बात आपको डिवाइड करना पड़ेगा। डिवाइड किसको करना पड़ेगा, ऊपर रखना पड़ेगा टोटल क्वांटिटी, जो टोटल क्वांटिटी है उसको, और नीचे रखना पड़ेगा जो एक पैकेट में आते हैं उससे। तो जितना एक पैकेट में आता है उससे टोटल को डिवाइड करना होगा। इससे हमेशा नंबर ऑफ पैकेट्स निकलेंगे। कोई भी क्वेश्चन आपका एग्जाम में इस तरीके का आ रहा है, आपको सिर्फ इतना ध्यान रखना है, अगर नंबर ऑफ पैकेट्स पूछ रहा है तो काम क्या है, ऊपर टोटल लिखना है और नीचे एक पैकेट का वेट लिखना है। एक पैकेट के वेट से अगर हम डिवाइड कर देंगे तो हमेशा नंबर आएगा। ऐसा ही क्वेश्चन आपका टाइल्स में भी रहता है। एक फ्लोर में आपको टाइल लगानी है तो वहाँ भी कॉन्सेप्ट यही होता है, ऊपर टोटल एरिया लिखते हैं और नीचे हम एक टाइल के एरिया से उसको डिवाइड कर देते हैं। तो जहाँ भी नंबर की बात करेगा, नंबर ऑफ पैकेट्स हो, नंबर ऑफ टाइल्स हो, वहाँ पर हमेशा ध्यान रखें टोटल ऊपर और एक पैकेट के वेट से उसको कर देंगे डिवाइड। तो चलिए करते हैं क्वेश्चन को सॉल्व। तो क्या कहा इसने, टोटल कितना है 30 kg। अब इसको डिवाइड किससे करना है, डिवाइड करना है 2/3 से। अगर किसी को ये चीज़ समझ आती है तो अच्छी बात है, नहीं तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, 30 को डिवाइड करना है किससे, 2/3 से। तो आप ऐसे भी इसको लिख सकते हैं। अगर कोई इस तरीके से करना चाहे तो सबसे लास्ट नंबर सबसे ऊपर चला जाता है। तो ये बन गया हमारे पास 30 × 3, नीचे रह गया 2। तो वैसे ही इसको हम सॉल्व कर रहे हैं, 2 से कट गया, 15 2 ज़ा 30 होता है, तो यहाँ 15 हो गया, 15 3 ज़ा हो गया 45। तो नंबर ऑफ पैकेट्स कितने बनेंगे, 45 आंसर। वेरी सिंपल, बहुत ही आसान। अगर कोई इस तरीके से करता है तो आपको पता है काम क्या होता है, डिवाइड का जो साइन है वो हमेशा मल्टीप्लाई में चेंज और डिजिट कर देते हैं उल्टे। डिजिट उल्टे हो गए तो आप देख रहे हैं 2 से फिर से कट गया, 15 2 ज़ा 30 होता है, तो और 15 और 3 को मल्टीप्लाई करेंगे, 15 3 ज़ा हो गया 45। तो आप किसी भी तरीके से इस तरह के क्वेश्चन कर सकते हैं। तो नंबर ऑफ पैकेट्स निकालने हैं, काम क्या होगा, सिंपल डिवाइड करेंगे टोटल को एक पैकेट से, तो हमेशा नंबर ऑफ पैकेट्स निकल जाएंगे। चलिए जी, तो आई होप आपको समझ आया होगा। ऐसी ही वीडियोस आपको चाहिए तो हमसे कांटेक्ट करें, आपको हर एक वीडियो प्रोवाइड कराई जाएगी हर एक टॉपिक के ऊपर। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर, देखते हैं अगला क्वेश्चन कैसा रहा है। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अ फ्रैक्शन रिमेन्स द सेम
और इक्विवेलेंट इफ़। सेम का मतलब क्या होता है, वही रहेगा, इक्विवेलेंट मतलब वही रहेगा, मतलब बराबर रहने वाला है। तो फ्रैक्शन हमारा बराबर या सेम कब रहता है? तो पहला ऑप्शन क्या कह रहा है, द सेम नंबर इज एडिड टू द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। अब देखिए किसी भी क्वेश्चन को करना है, बहुत ज़्यादा जल्दबाजी मत दिखाइए। काम आपको क्या करना होता है, सबसे पहले हम कोई भी एक फ्रैक्शन ले लेंगे, जैसे मान लीजिए ले लिया फ्रैक्शन 2/3, आप 3/4 ले लो, 5/7 ले लो, कोई भी फ्रैक्शन आपने ले लिया। ये बोल रहा है पहला ऑप्शन, अगर सेम नंबर को हम ऐड करें न्यूमरेटर में भी डिनोमिनेटर में भी तो फ्रैक्शन सेम रहता है। तो अभी देखो फ्रैक्शन हमारे पास ये है, अगर इस फ्रैक्शन में हम सेम नंबर कोई भी ले सकते हैं, चलो 1 ले लेते हैं, दोनों में ऊपर भी 1 प्लस कर दिया, नीचे भी 1 प्लस कर दिया, तो हमारे पास जो है कितना बन गया, 3/4, ये हो गया। तो क्या ये दोनों फ्रैक्शन बराबर हैं? तो ये दोनों फ्रैक्शन तो बराबर नहीं है, किसी भी एंगल से कट भी नहीं हो रहे हैं। तो ये आपका आंसर ऑप्शन बिल्कुल गलत है, क्योंकि आपके पास कहा सेम नंबर को प्लस करेंगे न्यूमरेटर में, डिनोमिनेटर में तो सेम रहेगा, वो तो हुआ नहीं। सेकंड ऑप्शन लेते हैं। अब आपको हर एक ऑप्शन को ध्यान से समझना होता है इसमें, ठीक है जी, ज़्यादा जल्दबाजी कोई ना दिखाए, बिल्कुल आराम से क्वेश्चन पेपर को करना है। 20 क्वेश्चन है आपके पास सिर्फ मैथ्स के, जिसमें कि आपको थोड़ा सा टाइम लगने वाला है, बाकी तो बहुत ही आसान क्वेश्चन होते हैं, वो तो आप रीजनिंग और इंग्लिश के पैसेजेस हैं वो तो फटाफट से हो जाएंगे। नेक्स्ट, द सेम नंबर इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। तो सेम नंबर बोलता है माइनस करने के लिए, ऊपर भी सेम नंबर नीचे भी सेम नंबर हमने माइनस कर दिया, तो फ्रैक्शन क्या सेम रहने वाला है। फ्रैक्शन अभी 2/3 था, अब देखते हैं सेम नंबर को माइनस करने से हमारे पास क्या फ्रैक्शन बना। तो फ्रैक्शन बन गया 1/2। तो क्या ये सेम रहा? पहले तो 2/3 था, इसमें 1 माइनस कर दिया हमने, 2 माइनस कर दो, कोई भी फ्रैक्शन माइनस कर सकते हैं, कोई भी नंबर आप अपनी तरफ से ले सकते हैं, बस सेम नंबर बोला इसने। तो सेम नंबर माइनस करके देखा तो ये कितना आया, 1/2, ये तो बराबर नहीं है, तो मतलब ये सेकंड इन्फॉर्मेशन जो इसने दे रखी है वो भी गलत है। चलिए अब देखते हैं तीसरा ऑप्शन क्या कह रहा है, द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर आर मल्टीप्लाइड बाय सेम नंबर अदर देन 0। तो 0 को छोड़ के किसी भी नंबर से, सेम नंबर से ऊपर भी मल्टीप्लाई करें नीचे भी मल्टीप्लाई करें, तो देख लेते हैं 0 को छोड़ के 1 ही ले लेते हैं। चलो 1 भी नहीं लेना तो 2 ले लीजिए, क्योंकि 1 से तो सेम ही रहेगा ये, तो 2 ले लेते हैं। तो हम देख रहे हैं तो 2 2 4 हो गया, 3 2 6 हो गया। तो अगर ये कट रहा है तो कट करके देखेंगे, 2 2 4, 2 3 6। तो हमने क्या देखा कि जो फ्रैक्शन है वो 2/3 ही रहा। तो सेम नंबर से अगर मल्टीप्लाई करें न्यूमरेटर को भी डिनोमिनेटर को भी, तो आपका फ्रैक्शन हमेशा सेम रहता है। वैसे करने की ज़रूरत नहीं थी, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि फ्रैक्शन में अगर सेम नंबर से आप न्यूमरेटर को भी मल्टीप्लाई करें डिनोमिनेटर को भी मल्टीप्लाई करें तो नंबर तो सेम ही रहेगा। जो फ्रैक्शन है फ्रैक्शन तो सेम ही रहेगा। फ्रैक्शन का मतलब है नंबर को काट करके जो आपके पास बन रहा है वो सेम रहना चाहिए। तो अभी बिल्कुल सेम है, तो हमारे पास थर्ड ऑप्शन बिल्कुल सही है। ठीक है जी, तो इसी तरीके से आपको अगर कभी कन्फ्यूजन है तो अपनी तरफ से नंबर ले लीजिए, अपनी तरफ से नंबर ले लो और जो जो इसने कहा है वो काम करते चलो। जहाँ पर कंडीशन बिल्कुल सही बैठ जाएगी वो आपका राइट आंसर होगा। जिसको पता हो ऑलरेडी बहुत बढ़िया है, जिसको ना पता हो उसे ये करना ज़रूरी है। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। फिर से मैं आपको बता दूं, चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। इसी तरीके की वीडियो अगर आपको और भी चाहिए, और भी क्वेश्चन पेपर आपको सॉल्व करके चाहिए, तो ज़रूर हमारे साथ जुड़िए। आपको पुलिस, पटवारी, जेबीटी हर एक तरह की फील्ड में आपको क्वेश्चन पेपर सॉल्व करके दिखाया जाएगा किस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व किया जाता है। तो चलिए जी, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, द प्रॉफिट अर्नड इन सेलिंग एन आर्टिकल फॉर 2540 इज इक्वल टू द लॉस इनकर्ड इन सेलिंग एट 1850। द कॉस्ट प्राइस ऑफ द आर्टिकल इज। क्वेश्चन कह रहा है 2540 का बेचा तो हुआ प्रॉफिट, 1850 का बेचा तो हुआ लॉस, और इस तरीके से प्रॉफिट और लॉस हुआ। जितना इसमें प्रॉफिट हुआ है उतना ही इसमें बेचने पर लॉस हुआ है। तो प्रॉफिट और लॉस है वो बराबर है, इक्वल है। तो पहले क्वेश्चन को समझना पड़ता है ध्यान से, तभी क्वेश्चन को किया जाता है। ठीक है जी, तो ये कंडीशन इसने दे दी। साथ में पूछ रहा है बताइए कॉस्ट प्राइस क्या होगा। तो कॉस्ट प्राइस क्या होगा, तो कॉस्ट प्राइस, दूसरी बात ध्यान रखें,
जो क्वेश्चन में पूछा गया होता है उसी के तो ऑप्शन दे रखे होंगे। कॉस्ट प्राइस पूछा है तो कॉस्ट प्राइस या तो ये है या ये है या ये है या ये है। अब आप देख सकते हैं मज़े की बात यह है कि क्वेश्चन आपके पास दे रखा है, साथ में चारों ऑप्शन भी दे रखे हैं, एक ही आंसर है इसमें। तो एक आंसर है, क्वेश्चन ऊपर है, आंसर नीचे है, फिर भी हम ढूंढ नहीं पाते कि भाई वो आंसर कौन सा है। तो अब देखिए, जब हमारे को ऑप्शन दे रखे हैं तो हम ऑप्शंस का यूज़ करके क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। अभी देखिए किस तरीके से, तो चलिए ले लेते हैं। तो सबसे पहली बात, ये दोनों चीज़ें क्या है, ये भी है बेचने की रकम सेलिंग प्राइस, ये भी है बेचने की रकम सेलिंग प्राइस। तो दो कंडीशन इसने दी, दोनों कंडीशन ले लेते हैं। मान लेते हैं अभी हम कॉस्ट प्राइस पूछ रहा है तो कॉस्ट प्राइस मान लेते हैं, पहला ऑप्शन है ये है कॉस्ट प्राइस। तो क्या ये कंडीशन सेटिस्फाई कर पाता है या नहीं, जो क्वेश्चन में कहा है क्या ये इसके ऊपर फॉलो हो रहा है नहीं, ये आपको चेक करना है। तो अब देख सकते हैं CP अगर 2095 हो, पहले बेचा 2540 में, तो बेचने की रकम ज़्यादा है 2540, तो अब बेसी बात है प्रॉफिट होगा। तो प्रॉफिट कितना हो रहा है यहाँ पर 10 - 5 5, 13 - 5 4, और वैसे ही यहाँ पे 4 बच गया है तो ये हो गया 445। ठीक है जी। तो वैसे ही अब इसमें देख लेते हैं, अगर 1850 में बेचे तो कॉस्ट प्राइस हमारे पास सेम है CP 2095, बेचा कितने में है, बेचा है 1850 में। तो अब ऐसी बात है कम में बेच दिया तो लॉस होगा। तो लॉस कितना हो रहा है, ये 5 हो गया, 9 में से 5 गए तो 4 हो गया, वैसे ही आपका 20 - 18 2 हो गया। तो ये आप देख रहे हैं क्या ये बराबर है, इसने तो बोला था कि जो प्रॉफिट और लॉस हुआ है दूसरे के बराबर है, तो ये तो बराबर हुआ नहीं, तो इसका मतलब ये वाला ऑप्शन तो आपका है नहीं। ठीक है जी, तो ये ऑप्शन आपका गलत है, ये वाला तो नहीं है। तो चलिए इसी तरीके से फटाफट से दूसरा ऑप्शन उठा लेंगे। तो दूसरा ऑप्शन उठा रहे हैं, और ध्यान रखें हम ऐसा मेथड बता रहे हैं आपको, ना तो किसमें कोई फार्मूला लग रहा है ना कुछ और, जस्ट और जस्ट आपके दिमाग का काम है सारा का सारा, कोई फार्मूला यूज़ नहीं कर रहे, जो क्वेश्चन में कहा उसी को ध्यान से समझकर बस सॉल्व कर रहे हैं। तो मान लेते हैं आपका जो कॉस्ट प्राइस है CP है वो अब 2195 है, पहले कितने में बेचा है, ज़्यादा में बेच रखा है 2540 में, तो ऑब्वियस सी बात है प्रॉफिट होगा। कितना प्रॉफिट हुआ, 10 - 5 5 हो गया। ठीक है जी, 13 - 9 4 हो गया, और वैसे ही यहाँ 4 बच गया, 4 - 1 3 हो गया, तो कितना बना 345। तो वैसे ही अब 1850 में बेच रहा है, कॉस्ट प्राइस तो यही है 2195, अब बेचेगा ये 1850 में, कम में बेच रहा है, कम में बेच रहा है तो लॉस होगा। तो लॉस कितना हो रहा है, 5 आ गया, 9 - 5 4 हो गया, और 11 - 8 3 हो गया। तो हम देख रहे हैं जो इसने कहा था जो प्रॉफिट हुआ है वो लॉस के बराबर हुआ है, तो यहाँ पर प्रॉफिट और लॉस दोनों बराबर आ चुके हैं। तो जब बराबर आ चुके हैं तो कंडीशन सेटिस्फाइड, और ये हो गया आपका आंसर। तो आप देख सकते हैं किस तरीके से बिना फार्मूले के, बिना कोई फार्मूला यूज़ किए हमने क्वेश्चन को सॉल्व किया है। कोई बड़ा क्वेश्चन नहीं है, आप भी कर सकते हैं। तो ऐसे ही कॉन्सेप्ट जानने के लिए काम बस इतना है, आपको वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है, हमें दिए गए नंबर पर कॉल करें, कांटेक्ट करें, तो हम आपको अपने साथ ग्रुप में जोड़ेंगे और आपको भी इस तरीके की वीडियोस को प्रोवाइड कराया जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, और क्या क्वेश्चन रहा था। चलिए अगला क्वेश्चन कहता है A/B एक फ्रैक्शन है। तो एक फ्रैक्शन है जी जो इस फॉर्म में है, A क्या है, AB - 3 है। अगर B में से 3 माइनस करूँगा तो मतलब A बनना चाहिए, ये बोल रहा है पहली कंडीशन। और दूसरी कंडीशन आपके पास ये एक इक्वेशन दे रखी है जिसको कि सॉल्व करना पड़ेगा तभी आंसर आएगा। तो पहले तो हमारे पास ये फ्रैक्शन है, A ऊपर नंबर लिखा है, B नीचे लिखा है। ये बोल रहा है A क्या होगा, A होगा B में से 3 माइनस करके जो आएगा। तो मतलब नीचे वाले नंबर से अगर मैं 3 माइनस करूँ तो ऊपर वाला नंबर बनना चाहिए, यही तो है A किसके बराबर है, नीचे वाले नंबर से 3 माइनस करो वो A है। तो अगर 11 में से मैं 3 माइनस करूँगा तो कितना बनेगा, तो 11 में से मैंने 3 माइनस करना तो 8 बचेगा, 5 में से 3 माइनस करूँगा 2 बचेगा, 7 में से 3 माइनस करूँगा 4, 8 में से 3 माइनस करूँगा 5। तो A की कंडीशन तो आपकी हर क्वेश्चन में सेटिस्फाई हो रही है। तो हर क्वेश्चन में सेटिस्फाई हो रही है तो दूसरी कंडीशन लेंगे। दूसरी कंडीशन क्या है, इसका काम हो गया, इसको हमने चेक कर लिया, ये तो ऐसा ही है। ठीक है जी, अब दूसरी कंडीशन देखते हैं। तो A + 10
अपॉन बी माइनस ए अपॉन बी इक्वल्स टू 10/7। सबसे पहली बात इसको सॉल्व करेंगे। नीचे आप देख रहे हैं फ्रैक्शन में जब भी प्लस माइनस करते तो एलसीएम लेना पड़ता है। तो b और b नीचे सेम है तो b और b का एलसीएम क्या होगा, b ही होगा। तो ऊपर भी वही नंबर आएंगे जो इसके ऊपर है, क्योंकि नीचे एलसीएम सेम तो नंबर भी सेम होते हैं ऊपर। तो ये आ गया 10/7। यहाँ देख रहा हूँ मैं, ये है प्लस का a और जो ये है माइनस का a, प्लस माइनस माइनस, तो ये तो कट गया नंबर। ठीक है जी। अब b परे भेज रहा हूँ तो यहाँ पे ये डिवाइड कर रहा था, परे जाके मल्टीप्लाई करेगा। वैसे 7 को भी परे भेजूंगा तो 7 भी 10 के साथ मल्टीप्लाई करेगा। तो ये कितना बन गया, 10×7 = 70। और वैसे ही इक्वल्स टू 10 को b के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो b × 10 या 10b कुछ भी लिख सकते हैं आप। वैसे ही अब ये 10 परे जाएगा तो परे जाके क्या करेगा, यहाँ तो मल्टीप्लाई कर रहा है, हमारे को b निकालना है तो b यहीं रखा। इस 10 को परे भेजेंगे, परे जाके करेगा डिवाइड। तो डिवाइड कर दिया तो b कितना आ गया, 7। b कितना आ गया, 7। b कौन सा नंबर था, b था नीचे लिखा हुआ नंबर। तो b कितना है, 7। तो ये आ गया जी आंसर। तो आप देख रहे हैं फिर से हमने क्वेश्चन को सॉल्व किया, कोई फार्मूला यूज़ नहीं करा है, सिंपल सी इसमें कैलकुलेशन की है। तो ये आपके सामने है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। सिर्फ इस इक्वेशन को करने से हमें b मिल गया और b 7 a की जगह पर है। ठीक है जी। और a की तो कंडीशन पहले देख ली थी, उस तीनों में सेटिस्फाई हो रही थी। तो b कितना है, 7, वो आ गया जी आंसर। चलिए जी, इसी तरीके से बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन क्या कहता है, इफ़ ईच साइड ऑफ ए स्क्वायर इज़ डिक्रीज टू 1/3। तो अगर स्क्वायर की हर एक साइड को 1/3 कर दिया जाए, ठीक है जी, खुद का 1/3 कर दिया जाए, तो देन द एरिया ऑफ स्क्वायर विल बी डिक्रीज टू। तो एरिया जो है स्क्वायर का वो कितना डिक्रीज हो जाएगा। तो इस सिचुएशन को अगर आप समझना चाहते हैं, क्वेश्चन कुछ ऐसा है, पहले कोई इतना बड़ा स्क्वायर रहा होगा, अब क्या कर दिया उन्होंने, हर साइड को 1/3 कर दिया, छोटी छोटी कर दी साइड। अब आपके पास जो है स्क्वायर इतना बन जाएगा। अगर हर साइड को 1/3 कर दिया जाए तो कुछ स्क्वायर की आप देख रहे हैं एरिया घट रहा है। तो घट तो रहा है पर कितना घट रहा है वो आपको बताना है। तो उसके लिए भी आपको मैं बताऊं तो सिर्फ और सिर्फ आपका काम क्या होना चाहिए, काम ये है कि कोई भी आप साइड मान सकते हैं इसकी, एक स्क्वायर की कोई भी साइड मान लीजिए, क्योंकि 1/3 करनी है साइड तो ऐसा नंबर मानना है सिर्फ जो आपके पास 3 से कटने वाला हो, ताकि वो कट जाए नंबर, नहीं तो कैलकुलेशन में प्रॉब्लम आएगी। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। मान लेते हैं जो साइड है आपके पास वो है 30। अभी कितनी है साइड, अभी है 30। बाद में बोल रहा है कि वो 1/3 कर दी जाए। तो देख लेते हैं, अगर पहले साइड 30 है तो अभी एरिया क्या बनेगा स्क्वायर का। तो स्क्वायर का एरिया क्या होता है, साइड इंटू साइड। तो 30 इंटू 30 कितना बन गया हमारे पास, अभी एरिया बन गया है 900। तो अगर इसकी साइड 1/3 कर दी जाए, 1/3 कर दी जाएगी, 1/3 का मतलब क्या होता है, किसी भी नंबर का 1/3 करना मतलब उससे 1/3 मल्टीप्लाई करना। तो 1/3 करने पर जो साइड है वो कितनी बनेगी, 10। तो अगर साइड 10 है तो एरिया कितना बनेगा, तो हम देख सकते हैं। तो फॉर्मूला वही है, 10 इंटू 10 कितना बन गया, 100। पहले कितना था एरिया, 900। अब कितना हो गया एरिया, 100। तो कितना हो गया, क्या ये 1/7 हुआ इसका, नहीं जी 1/7 तो नहीं हुआ। क्या 1/3 हुआ, तो 1/3 तो नहीं है इसका ये। क्या 1/8 है इसका, तो 900 का 1/8 निकालेंगे तो क्या 100 आएगा, या 19 है इसका। तो 1/9 ही है ये इसका पोर्शन, क्योंकि 900 का अगर मैं 1/9 निकालूं तो कितना बनता है, 100। ठीक है जी, सिंपल क्वेश्चन। अगर समझ में आया है तो अच्छी बात है, नहीं तो फिर से एक बार आपको समझा रहे हैं। काम क्या किया हमने इसमें, हमने ये काम किया, क्वेश्चन ने कहा था कि पहले साइड की जो स्क्वायर की साइड है वो कुछ और है, उसको 1/3 कीजिए। अगर 1/3 करेंगे तो उसके एरिया में क्या फ़र्क पड़ेगा। तो मान लेते हैं जो साइड है वो इस बार मैं मान लेता हूँ साइड है 9। तो साइड अगर 9 है तो एरिया क्या है, तो एरिया होगा 9 9 ज़ा 81। तो कह रहा है अभी तो एरिया 81 है, अब बोलता है साइड 1/3 कर दो, तो कर देते हैं साइड को 1/3। तो 9 का 1/3 कितना बनेगा, 1/3 बन जाएगा 3।
ठीक है जी। तो साइड अगर 3 है तो एरिया कितना बना, तो एरिया बन गया हमारे पास 9। तो ये एरिया क्या हुआ, क्या ये 1/7 हुआ, 1/8 हुआ, तो आपको पता है ये तो 1/9 हुआ, क्योंकि 81 का 1/9 निकालूंगा तो कितना आएगा 9। ठीक है जी, 9 9 81, तो 9 1 9। तो एरिया क्या हो गया, क्या होता है 1/9। तो क्वेश्चन को ऐसे ही तुक्के मार के नहीं करना है, क्वेश्चन को हमेशा सॉल्व करना होता है। जैसा क्वेश्चन ने कहा आप अपनी तरफ से सिचुएशन बना सकते हैं क्वेश्चन की और उसको सॉल्व कर सकते हैं। अभी आपने देखा साइड मैंने 9 ली, कभी मैं 30 ले रहा हूँ, नंबर बस ऐसा होना चाहिए। अगर 1/3 निकालना है किसी का तो 3 से कटने वाला नंबर मानो, 1/4 निकालना है किसी का तो 4 से कटने वाला नंबर होना चाहिए, 1/5 निकालना है किसी का तो नंबर ऐसा चूज़ करना है जो 5 से कटने वाला हो, और नंबर कोई भी हो सकता है जो भी आप ले सकें। तो आप जो है अपनी तरफ से कोई भी नंबर लीजिए और इस क्वेश्चन को सॉल्व करिए। अगर आपका क्वेश्चन ठीक नहीं आया तो ज़रूर हमसे कांटेक्ट करें। चलिए जी, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन आपके पास क्या कह रहा है, तो क्वेश्चन क्या कह रहा है, कन्वर्जन ऑफ दिस इनटू डेसिमल। तो डेसिमल में चेंज करना है इसको, तो आपको पता है ऐसे क्वेश्चन में इन दोनों को मल्टीप्लाई और इसको प्लस किया जाता है। तो पहले 31 को 16 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 6 3 18 हो गया। वैसे ही 31 1 31, तो 6 8 और 1 9 हो गया। ठीक है जी, 3 और 1 4 हो गया। तो ये बन गया 496, साथ में इसमें 7 कर देंगे प्लस, 7 और 6 13 हो गया, 9 और 1 10 हो गया, 503 बन गया जी। ठीक है जी, इसको 7 को प्लस कर दिया तो 503 बन गया हमारे पास। तो लिख लेते हैं 503, और साथ में ये जो नंबर नीचे है ये नीचे रहता है, अपॉन कितना है 16। तो मतलब इसको हमने डिवाइड करना है अब 16 से, तो कर लेते हैं डिवाइड 16 से, और आंसर है आपके पास इधर। ये टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं कि किससे मल्टीप्लाई करना है, बस हमारे को तो ये देखना है पॉइंट कहाँ जैसे लग रहा है, डेसिमल कहाँ से लग रहा है, बाकी तो नंबर वही है। तो चलिए 503, तो 16 3 48 होता है, 2 बच गया, 3 हो गया। तो 16 1 16 हो गया, कितना बच गया 7 बच गया, पॉइंट लग गया। तो 31 के बाद पॉइंट लग गया, 31 के बाद पॉइंट 2 ऑप्शन में है, एक इसमें भी है एक इसमें भी है, बाकी 2 ऑप्शन तो आपके कैंसिल हो गए हैं। तो चलिए अब देखते हैं, तो पॉइंट लगने के बाद 0 हो गया, 16 4 16 4 64 होता है, कितना बच गया जी 6 बच गया आपके पास, पॉइंट लगा है, 60 पहले बन गया है। तो 16 से अब कर रहे हैं तो किससे करेंगे, अब देखिए 16 4 तो 64 ज़्यादा चला जाएगा, तो 16 3 करना पड़ेगा। तो 131.43 43, ये वाला तो ये वाला ऑप्शन है। सब कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, पूरा सॉल्व करके किसको दिखाना है आपने वहाँ पर। ठीक है जी, तो ये आपके पास जो है आ गया है। तो जहाँ पे आपके पास आंसर बन जाए वहीं पे रुक जाए और आगे बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन को करें। तो ये बन गया जी हमारे पास आंसर। ठीक है जी, चलिए वैसे ही बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। द पेरीमीटर ऑफ ए स्क्वायर इज इक्वल टू द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल of length 17 मीटर एंड breadth 11 मीटर, द एरिया ऑफ द स्क्वायर इज। तो क्या कहा, स्क्वायर का जो पेरीमीटर है, पेरीमीटर मतलब परिमाप, वो बराबर है किसके, पेरीमीटर के, रेक्टेंगल के। तो रेक्टेंगल के पेरीमीटर के बराबर है। तो यहाँ पहली कंडीशन ये हुई कि पेरीमीटर बराबर है और साथ में हमारे को रेक्टेंगल की लेंथ और ब्रेड्थ भी दे रखी है। तो एरिया पूछ रहा है, स्क्वायर का एरिया क्या होगा। तो स्क्वायर का एरिया निकालना है तो एरिया का फॉर्मूला क्या है, साइड इनटू साइड, मतलब हमारे को साइड चाहिए। तो साइड कैसे निकालेंगे स्क्वायर की, तो सबसे पहले हमारे को पेरीमीटर बराबर दे रखा है, तो पेरीमीटर अगर मैं रेक्टेंगल का निकाल दूं तो स्क्वायर का भी वही पेरीमीटर होगा क्योंकि वो तो बराबर है। तो वैसे ही रेक्टेंगल का पेरीमीटर सबसे पहले मैं निकाल देता हूँ कि पेरीमीटर कितना है रेक्टेंगल का। तो फार्मूला क्या है, अगर आप फार्मूले से भी ना करना चाहें तो ये आ गया जी आपका रेक्टेंगल, लेंथ कितनी है 17, ब्रेड्थ कितनी है 11, तो ये भी 17 होगी ये भी 11 होगी, तो बन गया जी रेक्टेंगल। पेरीमीटर क्या होता है, पेरीमीटर होता है सम ऑफ ऑल साइड, सभी साइड को प्लस कर दो पेरीमीटर आ गया। तो 17 17 34 हो गया, 11 11 22 हो गया, तो ये कितना बन गया 56। तो पेरीमीटर आ गया जी 56 इसका। ठीक है, फॉर्मूले ही सब कुछ नहीं है, शॉर्टकट चीज़ें भी बहुत सी चीज़ें हैं जो आपको बहुत आसान बना देती है क्वेश्चन को करना। पेरीमीटर 56 है किसका, रेक्टेंगल का,
पर स्क्वायर का पेरीमीटर भी तो यही है। तो स्क्वायर के पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या होता है? पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर होता है 4 मल्टीप्लाई बाय साइड। 4 मल्टीप्लाई बाय साइड होता है। तो पेरीमीटर तो दे रखा है 56 जो हमने निकाला अभी, क्योंकि जो रेक्टेंगल का वही स्क्वायर का पेरीमीटर। ये क्यों लिख रहे हैं इसमें पेरीमीटर? इसलिए लिख रहे हैं ताकि यहाँ से साइड निकले। तो 4 मल्टीप्लाई बाय साइड। तो 4 परे जाएगा, परे जाके क्या करेगा? डिवाइड। तो यहीं से कर लेते हैं। 4 1 ज़ा 4, 4 4 ज़ा 16। तो साइड कितनी आ गई जी हमारे पास? साइड आ गई आपकी 14। तो ये साइड किसकी निकली है? स्क्वायर की। तो स्क्वायर की साइड अगर 14 है तो एरिया ऑफ स्क्वायर क्या बनेगा? तो एरिया ऑफ स्क्वायर बनेगा 14 इंटू 14। तो 14 का स्क्वायर 196 होता है। 1 से 20 तक के स्क्वायर सभी को पता होने चाहिए, बिल्कुल ओरली। 1 से लेकर 20 तक के स्क्वायर ये तो बिल्कुल बेसिक है, ये आने ही चाहिए आपको। तो एरिया कितना बन गया हमारे पास? एरिया बन गया 96, 196। और साथ में मीटर में है तो मीटर स्क्वायर। एरिया हमेशा स्क्वायर में आता है, जबकि वॉल्यूम हमेशा क्यूब में रहता है। ठीक है जी। तो बहुत आसान क्वेश्चन था। पेरीमीटर दे रखा था आपके पास, तो पेरीमीटर बराबर दे रखा था, स्क्वायर का एरिया पूछा गया था। तो पेरीमीटर पहले हमने रेक्टेंगल का निकाला, क्योंकि रेक्टेंगल की साइड्स दे रखी थी, तो लेंथ ब्रेड्थ दे रखी है, तो पेरीमीटर निकाला। पेरीमीटर कितना है रेक्टेंगल का? 56। इसने बोला ये बराबर है स्क्वायर के, तो स्क्वायर का पेरीमीटर क्या होता है? 4 इंटू साइड। मतलब ये पेरीमीटर तो दे रखा है, अब 56 बन गया है स्क्वायर का भी। तो साइड आ गई 14, तो साइड 14, तो एरिया कितना आ गया? 196। तो आई होप आपको समझ में आया हो। चलिए वैसे ही बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है जी? आपके पास कह रहा है इसको अगर इससे डिवाइड किया तो 1200 आया, वैसे ही इसको इससे डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा? तो हम देख रहे हैं वैसे पॉइंट के बाद 2 डिजिट थे, तो ऊपर 2 ज़ीरो रहे होंगे, तो ऊपर 2 ज़ीरो रहे होंगे। ठीक है जी, वही 2 ज़ीरो है ये। अब अगर पॉइंट के बाद आपके पास कोई बराबर डिजिट हो तो पॉइंट से पॉइंट कैंसिल भी हो जाता है। तो इस वक्त इसमें कोई पॉइंट नहीं लगने वाला क्वेश्चन में। आंसर आना है 12। पर फिर भी देख लेते हैं कैसे करना है क्वेश्चन को। जिसको नहीं है इन क्वेश्चंस का कोई आइडिया, वो सीधा सीधा इसको डिवाइड कर ले, बाकी कुछ नहीं है। डिवाइड करके देख लो। 439.2 डिवाइडेड बाय 36.6। तो डिवाइड करेंगे, सबसे पहली बात तो इसको फ्रैक्शन में चेंज करते हैं, पॉइंट हटा देते हैं। कितना आ गया? 10। ये भी कितना आ गया? 366/10। ठीक है जी। तो वैसे ही डिवाइड का साइन आपको पता है, मल्टीप्लाई में चेंज, डिजिट हो जाते हैं उल्टे। तो 4392/10 मल्टीप्लाई बाय 10/366। ठीक है जी। वैसे तो सिंपल कर सकते हैं, देखने पे पता चल रहा है। जिसकी प्रैक्टिस होगी, जिसने जो हमारे स्टूडेंट्स हैं वो देख के भी बता सकते हैं इसको कि ये बिल्कुल भी इसमें पॉइंट नहीं लगने वाला है, आंसर आने वाला है 12। पर अभी हम चेक कर रहे हैं। तो 10 से 10 कैंसिल हो गया। अब 366 से सीधा इसको डिवाइड कर दो। ठीक है जी, बजाय कट करने के एक एक नंबर सीधा इसको डिवाइड कर दो। ऑप्शन तो यही है। पहला तो आपके पास 1 से डिवाइड होगा, तो 1 से कर दिया। 366 बचा कितना? 3। 13 माइनस 6 7। तो वैसे ही आपके पास 732 बन गया। अभी अगला ऑप्शन भी दे रखा है, या तो 2 से डिवाइड होगा या पॉइंट लगेगा। पॉइंट लग रहा है कहीं? अभी तो नहीं लग रहा, अभी तो डिवाइड हो रहा है, पॉइंट तो कहीं लग ही नहीं रहा। तो हमारे पास आंसर पहला ही आ गया। तो 2 से हम इसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं, इतना ही आएगा 732। तो 12 बन गया जी आंसर। तो सिंपल। आपको इसको समझ में नहीं आता, इस लाइन को छोड़ो, नहीं आता समझ, इस लाइन को छोड़ो, जो आपसे पूछा है बस उसको डिवाइड करो और आंसर आ गया है। ठीक है जी। तो आई होप आपको समझ आया होगा। चलिए बढ़ते हैं, वैसे ही अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? द एरिया ऑफ ए रेक्टेंगुलर प्लॉट इज 616 स्क्वायर मीटर। तो एरिया दे रखा है रेक्टेंगुलर प्लॉट का, और इसकी ब्रेड्थ दे रखी है 22 मीटर। द कॉस्ट ऑफ फेंसिंग द प्लॉट एट द रेट ऑफ 750 पर मीटर इज। तो अगर एक प्लॉट के चारों तरफ फेंसिंग करनी है हमने, ठीक है जी, तो आपको पूछ रहा है इस रेट के हिसाब से कितने पैसे आपके लग जाएंगे। तो अब देखिए, सबसे पहली बात, जो तो आपका रेट है इसका आपको कुछ नहीं करना है, इसको तो बस जो आपके पास लास्ट में, अब देखिए फेंसिंग करनी है चारों तरफ, तो काम किसका है? अगर हम बाहर की कभी बात करते हैं तो बात करते हैं हमेशा पेरीमीटर की।
तो इस वक्त पेरीमीटर की बात की जा रही है, तो जो रेट होगा उसको तो सिंपल जो पेरीमीटर आएगा उससे लास्ट में मल्टीप्लाई करना होता है। अगर हम बात करते इसके अंदर की, इसके एरिया की, तो अगर एरिया की बात कर रहे हैं तो एरिया को फिर रेट से मल्टीप्लाई करना होता है। तो अभी फ़िलहाल क्वेश्चन पेरीमीटर का है तो पेरीमीटर निकालेंगे और रेट से मल्टीप्लाई करेंगे। एरिया का क्वेश्चन होता तो एरिया निकालते और रेट से मल्टीप्लाई करते। तो चलिए, तो सबसे पहली बात हमारे को इसका पेरीमीटर चाहिए। पेरीमीटर चाहिए तो पेरीमीटर हमारे को कैसे निकलेगा, हमारे को पेरीमीटर के लिए इसकी लेंथ भी चाहिए, इसकी ब्रेड्थ भी चाहिए। तो ब्रेड्थ तो है, लेंथ है नहीं, तो लेंथ कैसे निकालेंगे? उसी के लिए इसने ये यहाँ पर आपको एरिया दे रखा है ताकि इस एरिया से आप इसकी लेंथ ब्रेड्थ का पता करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले लिख दिया एरिया कितना दिया है, एरिया दिया है 616। या आप ऐसे भी कर सकते हैं, आपको एरिया का फॉर्मूला पता है। एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर क्या होता है? लेंथ इनटू ब्रेड्थ, लेंथ इनटू ब्रेड्थ। तो एरिया हमें दे रखा है तो भर दिया एरिया की जगह। लेंथ हमें निकालनी है तो इसको वैसे ही रखा। ब्रेड्थ 22 है तो इसको ऐसे लिख लिया। तो लेंथ निकालनी है 22 पर जाके क्या करेगा? डिवाइड। ठीक है जी, तो 616 को 22 से डिवाइड कर रहे हैं। तो चलिए जी कट कर लेते हैं इसको। तो कट रहा है 2 से, 2 1 ज़ा 2, 2 1 ज़ा 2। तो वैसे ही 2 3 ज़ा 6, छोटा पड़ गया पहले 0, 2 8 ज़ा 16। आप चाहे तो साइड में डिवाइड भी कर सकते हैं, जिन्हें कट करना नहीं आता वो डिवाइड भी कर सकते हैं। 11 से कट रहा है, 11 2 ज़ा 22, 8 बच गया इधर, तो 11 8 ज़ा 88। तो लेंथ बन गई जी हमारे पास 28। लेंथ बन गई है हमारे पास 28। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो लेंथ अगर हमारी 28 आ गई है, ब्रेड्थ हमारे पास दे रखी है 22, तो काम क्या है? सिर्फ इसका पेरीमीटर निकालना और ये मल्टीप्लाई करना। तो पेरीमीटर क्या होता है? पेरीमीटर अगर आप चाहें तो सम ऑफ ऑल साइड से भी निकाल सकते हैं। तो ये देख सकते हैं, ये हमारे पास क्या है? 28 लेंथ है, 22 ब्रेड्थ है, तो ये भी 28 होगी, ये भी 22 होगी। तो 22 22 44 होता है, 8 8 16, ये 56 हो गया। 28 28 56 हो गया। इन सब को प्लस कर रहा हूँ मैं, क्योंकि पेरीमीटर क्या होता है? सम ऑफ ऑल साइड। तो 6 4 10 हो गया, 5 4 9 1 10 हो गया। तो टोटल जो पेरीमीटर बन गया वो कितना बन गया? 100। तो पेरीमीटर 100 है, रेट क्या है? 7.50। तो अगर 7.50 को मल्टीप्लाई कर दूंगा अब पेरीमीटर से, तो पेरीमीटर से मल्टीप्लाई कर दिया, पॉइंट अगर मैं हटा दूं तो नीचे कितना आएगा? 100। तो 100 से 100 तो कट हो गया, तो बचा क्या? 750 आंसर। ठीक है जी, 750। और क्या निकाल रहे हैं? हमारे पास रुपीज़ थे तो रुपीज़ बन गए 750। तो काम आप देख सकते हैं सिंपल है, कुछ मुश्किल नहीं है इसमें। हर एक क्वेश्चन को आपको बिल्कुल इजीली से, आसानी से सॉल्व करना है, हर एक कॉन्सेप्ट को जानना है, तभी आप ऐसे क्वेश्चन आसानी से कर पाएंगे। तो आई होप आपको ये चीज़ समझ में आई होगी। तो समझ में आ गई है तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। द प्रोडक्ट ऑफ द ग्रेटेस्ट 3 डिजिट नंबर एंड द लीस्ट 3 डिजिट नंबर विच कैन बी फॉर्म्ड फ्रॉम दिस। तो आपको काम क्या है? इनसे सबसे छोटा नंबर और सबसे बड़ा नंबर बनाना है और मल्टीप्लाई करना है। तो बना देते हैं। सबसे बड़ा नंबर क्या होता है? बड़ा, छोटा, छोटा। ये बड़ा सबसे बड़ा नंबर। और मल्टीप्लाई किससे करना है? सबसे छोटे से। सबसे छोटा क्या बनेगा? 0 को हमेशा बीच में लिख कर ही आपका छोटा नंबर बनता है। तो आपको 960 को 609 से मल्टीप्लाई करना है। ठीक है जी, तो चलिए तो स्टार्ट करते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं इसको। 9 6 ज़ा 54 हो गया, 9 9 ज़ा 81 और 6 80। तो चलिए जी नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? द प्रोडक्ट ऑफ द ग्रेटेस्ट 3 डिजिट नंबर एंड द लीस्ट 3 डिजिट नंबर कैन बी फॉर्म्ड बाय यूजिंग दीज डिजिट्स। तो सबसे बड़ा और छोटा नंबर बनाना है और मल्टीप्लाई करना है। तो सबसे बड़ा नंबर कौन सा बन सकता है इससे? बड़ा, छोटा, छोटा। ये बड़ा सबसे बड़ा नंबर। छोटा नंबर बनाना होता है तो उसमें आपको सबसे पहले 0 को सेकंड प्लेस पे लिखना होता है हमेशा। कभी भी 0 स्टार्टिंग पे नहीं लिखेंगे, नहीं तो हो जाएगा गलत। तो चलिए प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लाई करना है तो कर देते हैं।
9 6 ज़ा 54 हो गया, 9 9 ज़ा 81 और 5 86 हो गया। अब 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो सब कुछ 0 ही रहने वाला है, तो इस लाइन को कैंसिल ही कर रहा हूँ मैं। 6 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, 6 0 0, 6 6 ज़ा 36, 9 6 ज़ा 54 और 3, तो ये बन गया 57। तो 0 4 6 8 और 4 8 और 6 14 हो गया, 7 और 1 8 हो गया, तो ये बन गया 584640। 584640 आपके सामने। तो सिंपल मल्टीप्लाई करने का क्वेश्चन था, कुछ मुश्किल क्वेश्चन नहीं था। चलिए वैसे ही बढ़ते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इफ़ वी राइट ऑल द नंबर्स फ्रॉम 1 to 100 देन द नंबर ऑफ टाइम्स द डिजिट 9 अकर्स। तो 9 कितनी बार आएगा अगर 1 से लेकर 100 तक लिखा जाएगा। तो इसके लिए मैं आपको बता दूं 0 से लेकर सभी डिजिट 0 1 2 3 4 इस तरीके से सभी डिजिट। तो 0 की बात करें तो 0 अगर मैं बात करूं 1 से 100 तक, 1 से 100 तक 11 बार आता है। हमेशा ध्यान में रखना 0 11 बार आता है, आप गिन भी सकते हैं इसको। 1 की बात करूं, 1 से 100 तक की बात करें, लास्ट नंबर इसमें 1 ही होता है, इस वजह से 1 21 बार आता है। ठीक है जी, नहीं तो 20 बार आना था, क्योंकि लास्ट में भी 1 आ रहा है, इस वजह से 21 बार आता है। और इसके अलावा जितने भी नंबर बच गए सभी के सभी 20 बार आते हैं, सभी के सभी 20 बार आते हैं। ठीक है जी, सभी के सभी 20 बार आते हैं। क्या कहा हमने, कहा फिर से आप समझ सकते हैं, जो 0 है 0 हमेशा 11 बार आएगा, 11 बार आता है 1 से 100 तक। 1 21 बार आता है 100 तक। 21 बार भी तब आ रहा है क्योंकि लास्ट नंबर 100 है, मतलब इसको गिन रहे, एक और आ रहा है यहाँ पे। इसके अलावा जितने भी बच गए, 2 हो 3 हो 5 हो 9 हो, कोई भी नंबर हो, सभी के सभी 20 बार आते हैं, 20 बार आते हैं, आप गिन भी सकते हैं। तो 20 टाइम्स आंसर। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। इसको ध्यान रखें, डाटा को, ऐसे ही आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं कभी कभी। तो चलिए जी, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन है सिंप्लीफाई करना इसको। तो सबसे पहले आपको दिख रहा है, पहले हम मल्टीप्लाई करते हैं, तो इनको मल्टीप्लाई किया जाएगा। मल्टीप्लाई करेंगे फिर माइनस करेंगे। तो 8 5 ज़ा 40 प्लस 3, तो ये बन गया 43 अपॉन 8 मल्टीप्लाई बाय 8 8 ज़ा 64 और 1 65 अपॉन 8। वैसे ही आगे हम देख रहे हैं 8 3 ज़ा 24 और 1 25 अपॉन 8 मल्टीप्लाई बाय 8 5 ज़ा 40 और 5 45 अपॉन 8 फिर माइनस। तो पहले इसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं इन दोनों को, उसके बाद इन दोनों को माइनस कर दिया जाएगा। तो चलिए देख लेते हैं क्या बनता है। तो 8 8 को आपस में मल्टीप्लाई किया तो 64 आया, 8 8 ज़ा 64। अब 43 को 65 से मल्टीप्लाई, 65 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। 5 3 ज़ा 15, 5 4 ज़ा 20 और 1 21, 6 3 ज़ा 18, 6 4 ज़ा 24 और 1 25। 8 और 1 9 हो गया, 5 2 7 हो गया, 2795 हो गया, 2795 हो गया जी। वैसे ही 8 8 ज़ा 64 हो गया, 25 और 45 को मल्टीप्लाई, तो 5 5 ज़ा 25, 5 2 ज़ा 10, या 25 पंजे 125 हो सकता है, सीधा भी आप कर सकते हैं। 25 चौके 100 होता है, तो ये भी हो सकता है। तो 5 हो गया, 2 हो गया, 1125 हो गया, 1125। तो चलिए जी, अब इससे आगे आपको पता है, इसको अब हम सॉल्व कर रहे हैं, माइनस करने जा रहे हैं। तो माइनस करने जा रहे हैं तो माइनस कर लेते हैं इसको। तो एलसीएम तो सबसे पहले 64 है, तो 64 ही रहने वाला है नीचे। 5 माइनस 5 0 हो गया, 9 माइनस 2 7 हो गया, वैसे ही 7 माइनस 1 6 हो गया, और 2 माइनस 1 1 हो गया। तो चलिए डिवाइड कर लेते हैं 1670 को 64 से। तो 64 3 ज़ा तो ज़्यादा चला जाएगा, 2 से 6 का डबल 12, तो ये 9 बच गया आपके पास। 8 और 9 17 हो गया, 15 में से 2, चलो जी 3 बच गया, 390 हो गया आपके पास। तो वैसे ही 64 को अब किससे किया जाए, 25 से 26 से, मतलब 5 से कि 6 से कि 7 से। तो चलो 7 से देख लेते हैं, क्या 7 से हम कर पाते हैं इसको कि नहीं। 7 6 ज़ा 42, तो ज़्यादा ही चला जाएगा, 7 से तो नहीं होगा। 6 से देख लेते हैं कि हम 6 से कर पा रहे हैं। 6 4 ज़ा 24, 6 6 ज़ा 36 और 2, 36 प्लस 2 कितना हो गया 38। तो 6 से कर पा रहे हैं, कितना हो गया 384। तो ये हो गया। तो वैसे ही अब हम इसको सॉल्व कर रहे हैं। तो 10 माइनस 4 कितना हो गया 6, वैसे ही
तो ये 6 ही रह गया हमारे पास। तो अब आपको पता है पॉइंट लगेगा तो 60 बनेगा, क्योंकि अप्रॉक्सीमेटली आंसर पूछ रहा है, बहुत क्लोज है, बिल्कुल ऐसे ना छोड़े कि भाई 26 आ गया तो 26 ही आंसर, क्या पता अगला नंबर क्या आ रहा है। तो अगला नंबर आप देख रहे हैं छोटा पड़ रहा है, तो पहले क्या लगेगा, ज़ीरो लगेगा, तो अब ये 600 बनेगा। तो 26.0 की अप्रॉक्सीमेट वैल्यू क्या होती है, 26 ही। तो पहले ढंग से सॉल्व करें, काफ़ी क्लोज क्वेश्चंस होते हैं, कई बार जो है यहाँ पे अगर पॉइंट के बाद 5 से बड़ा नंबर आ जाता तो सीधा 27 आंसर हो जाता, पर अभी ऐसा नहीं है। तो अभी कितना बन गया हमारे पास आंसर, 26.00 कुछ आना था, तो आंसर बन गया 26। तो चलिए जी बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देखते हैं कैसे क्वेश्चन को किया जाएगा। तो ये आप देख रहे हैं, इसमें आपको ए ओ बी, सबसे पहले एंगल कैसे पढ़ते हैं, ए ओ बी बोल रहा है, ओ सेंटर होता है, ए ओ बी ये वाला एंगल, बी ओ सी ये वाला एंगल, सी ओ डी ये वाला एंगल, और डी ओ ई ये वाला एंगल। ये सारे एंगल आपसे पूछे जा रहे हैं, बताइए सभी एंगल कितने कितने डिग्री के हैं। तो सिंपल सा लॉजिक इसमें यूज़ करते हैं। तो सबसे पहली बात, आपको पता है पूरा जो कंप्लीट एंगल है वो कितना होना चाहिए, सभी को पता है 360 डिग्री होता है गोल। तो सबको प्लस करके 360 डिग्री बनना चाहिए, मतलब x प्लस 2x प्लस 4x प्लस 6x प्लस 100 डिग्री, इन सबको प्लस करके कितना बनना चाहिए, 360 डिग्री। तो कितना बन गया ये, 6 4 10 2 12 और 1 13, 13x प्लस 100 इक्वल्स टू 360। 100 को परे भेजेंगे, परे जाके क्या करेगा, माइनस। तो 360 माइनस 100 कितना हो गया, 260। क्या 13 परे जाएगा, क्या करेगा, डिवाइड। तो डिवाइड कर रहा है तो यहीं से कर लेते हैं। तो ये कितना आ गया, 13 2 26, 0 का 0। तो x आ गया जी 20। तो x क्या है, ये वाला एंगल, x 20 है, तो 2x क्या होगा, 2x मतलब x का डबल। तो x का डबल कितना हो जाएगा, 22 ज़ा 40। 4x क्या होगा, x का 4 गुना, तो x का 4 गुना करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे 4 इसमें, तो 24 ज़ा कितना हो गया, 80। वैसे ही 20 40 80, 20 40 80 एक ही ऑप्शन था, यहाँ एक भी निकाल दे तो आंसर हो जाता है। वैसे निकालना हो इसको तो 6 टाइम्स है x, तो 20 का 6 टाइम्स कितना हो जाएगा, 120। तो बहुत सिंपल क्वेश्चन, रूल्स पता होने चाहिए सभी के सभी रूल्स पता होंगे, लॉजिक पता होंगे, तभी आप क्वेश्चंस को कर पाएंगे। चलिए जी अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, तो ये क्या है, लिखा है 30,009 है। तो 30 10,009, 30 10,000 का मतलब होता है 30 मल्टीप्लाई बाय 10,000। तो अगर 10,000 से 30 को मल्टीप्लाई करूँगा तो 3 लाख बन गया ये। 3 लाख और 9 प्लस करूँगा इसमें, वो भी टेंस, 9 टेंस का मतलब होता है 9 टेंस प्लेस पर है, मतलब 90 है ये। तो ये तो नहीं है बिल्कुल भी। अगला 900 प्लेस पे तो बिल्कुल भी नहीं है। यहीं से आप देख सकते हैं एक ही ऑप्शन, कोई भी कुछ भी लिख रखा है इसमें। सबसे पहली बात तो 9 कहाँ है, 9 है आपका वंस प्लेस पे, तो ये वंस प्लेस पे कहाँ है, यहाँ है, तो यही आ गया आंसर। आसानी से भी चेक कर सकते हैं, बस दिमाग लगाना है, अंडरस्टैंडिंग लेवल किसका कितना ज़्यादा है डिपेंड करता है। ठीक है जी। तो 9 वंस प्लेस पे एक ही जगह तो है, बाकी तो कहीं है ही नहीं वंस प्लेस पे, क्वेश्चन में तो वंस प्लेस पे, तो आंसर। नहीं तो 3 10,000 का मतलब क्या होता है, 3 10,000 का मतलब होता है 3 इंटू 10,000। एंड का मतलब होता है प्लस 9, 9 वंस प्लेस मतलब एक ही है। तो 30,000 प्लस 9, ठीक है जी, तो ये ज़्यादा हो गया। 30,000 प्लस 9 कितना बन गया, 30,009, 3,009। ठीक है जी, सिंपल क्वेश्चन। चलिए वैसे ही अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। The sum of the digits of a number is subtracted from the number. The resulting number is always divisible by. तो क्वेश्चन ये कह रहा है कोई भी नंबर ले लो, उन दोनों को प्लस करो। द सम ऑफ द डिजिट्स, जो डिजिट है उनको प्लस करो और पूरे नंबर में से माइनस कर दो। तो 11 मान लेते, 11 ले लिया हमने, प्लस करके कितना बन रहा है इसको 2, और उसको कर दो इसमें से माइनस। तो वो जो नंबर है वो किस से हमेशा डिवाइड होगा, क्या वो 2 से होगा, 5 से होगा, 7 से होगा या 9 से होगा। तो पहली बार में तो 9 आ रहा है, इन सब से तो होगा नहीं। कोई और नंबर ले लो, 2 3 5, तो 5 और 3 8, 8 और 2 10, तो इसमें से 10 माइनस करूँगा कितना बन जाएगा, 225।
क्या ये 9 से डिवाइड होगा, 7 से होगा, किससे होगा? 5 से तो हो रहा है। तो 5 और 2 7, 7 और 2 9, तो 9 से भी हो रहा है। ठीक है जी, कोई भी नंबर ले लो, 13 ले लो, 3 और 1 4, तो 4 इसमें से माइनस करूँगा कितना आएगा? 9। कोई नंबर ले लो 25, 25 में से 5 + 2 7, 7 माइनस करेंगे तो कितना आएगा? 18। तो ये नंबर हमेशा ऐसा आ रहा है जो किससे डिवाइड हो रहा है? 9 से। ठीक है जी, खुद से नंबर लो, जैसा इसने बोला कि डिजिट प्लस करो फिर उनको नंबर से माइनस कर दो, तो वो नंबर जो आ रहा है वो किससे डिवाइड होगा हमेशा? तो वो 9 से होता है हमेशा ऐसा नंबर डिवाइड। चलिए जी, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो चलिए जी, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन कहता है इफ़ द सम ऑफ टू एंगल्स इज एन ऑब्ट्यूस एंगल, दो एंगल को प्लस करके ऑब्ट्यूस एंगल बन रहा है, तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट पॉसिबल, तो कौन सा पॉसिबल नहीं है इनमें से? तो हम देख लेते हैं। 1 राइट एंगल 1 एक्यूट एंगल, तो एक राइट एंगल मतलब 90 डिग्री और एक एक्यूट एंगल 90 से कम, प्लस कोई भी कर देंगे 90 से कम, तो हमेशा ऑब्ट्यूस बनेगा ही बनेगा। एक ऑब्ट्यूस एंगल है और एक एक्यूट एंगल है, तो जब भी हम ऑब्ट्यूस एंगल कोई बड़ा एंगल हो गया और एक एक्यूट एंगल ऑब्ट्यूस में कोई भी छोटा एंगल प्लस कर दें, तो वो हमेशा ऑब्ट्यूस तो रहना ही है, वो ये तो 90 से ज़्यादा ही बनेगा। 2 एक्यूट एंगल, तो 2 एक्यूट एंगल को अगर हम प्लस करेंगे तो आपके पास कितना बनेगा? तो 2 एक्यूट एंगल को प्लस करेंगे, एक्यूट हो सकते हैं छोटे छोटे एंगल, ठीक है, 30 30, क्या इनको प्लस करके आपके पास एक ऑब्ट्यूस एंगल बनेगा? नहीं। 2 एक्यूट एंगल ही ले लेते हैं, 45 45, क्या इनको प्लस करके आपके पास बनेगा? 2 राइट एंगल, अब जो राइट एंगल है राइट एंगल में तो हमेशा बनेगा। ठीक है जी, तो इस केस में एक्यूट एंगल वाले केस में बन भी सकता है, नहीं भी बन सकता। एक्यूट एंगल अगर हम 80 80 ले ले तो, ठीक है जी, कोई बड़ा नंबर ले ले तो तब तो बन रहा है, पर हमारे पास एक्यूट एंगल में अगर हमारे पास एंगल छोटे छोटे हों तब तो ये प्लस करके ऑब्ट्यूस एंगल नहीं बनेगा। ठीक है जी, तो ये आ गया ऑप्शन नंबर सी हमारे पास आंसर ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सुमित वेट्स 107 kg एंड संजय वेज 82 kg, तो सुमित 107 किलो का, संजय 82 किलो का। द डिफरेंस ऑफ देयर वेट इफ़ द वेट ऑफ ईच इज़ राउंडेड ऑफ टू नियरेस्ट टेंस, तो अगर इनका नियरेस्ट टेंस में वेट राउंड ऑफ कर दिया जाए हर एक का, तो आपका डिफरेंस कितना बनेगा? तो 107 किलो को कैसे लिखा जाएगा? तो 107 किलो को अगर आप नियरेस्ट टेंस में लिखना चाहते हैं, टेंस में कितनी ज़ीरो होती है? 1 ज़ीरो होती है, तो इसमें आपको इस डिजिट को राउंड ऑफ करना है, तो इसको राउंड ऑफ करना है, 5 से बड़ा नंबर है तो यहाँ पर 1 लिखा जाएगा, +1 हो जाता है इसमें, ये आपको पता होगा। वैसे ही 82 है, नियरेस्ट टेंस में इस नंबर को देखना जाएगा, 5 से छोटा नंबर है तो नंबर सेम रहता है, 5 से बड़ा नंबर होता है तो पहले +1 हो जाता है, 5 से छोटा नंबर होता है तो नंबर सेम रहता है, तो इनको माइनस कर दिया जाएगा तो कितना आएगा? 30 kg। जिसको समझ नहीं आया फिर से एक बार बता रहा हूँ, देख सकते हैं। अप्रॉक्सीमेशन आपने पढ़ रखी होगी, नहीं पढ़ रखी है, हमसे पढ़ना चाहें तो ज़रूर ज्वाइन कर सकते हैं हमारे ग्रुप को। तो 107 किलो है, इसकी अप्रॉक्सीमेट वैल्यू नियरेस्ट टेंस में, टेंस का मतलब होता है 1 ज़ीरो होती है 10 में, तो लास्ट डिजिट आपका राउंड ऑफ करना पड़ेगा। राउंड ऑफ तो कर दिया लास्ट डिजिट, पर अगर ये 5 से बड़ा होता है तो इससे पहले वाले नंबर में 1 प्लस कर दिया जाता है। वैसे ही देख सकते हैं, राउंड ऑफ करना है टेंस में तो लास्ट डिजिट देखना है, क्या ये आपके पास 2 5 से छोटा या बड़ा है? 5 से छोटा होगा तो नंबर यही रहेगा और ये राउंड ऑफ हो जाएगा 0, तो इनको माइनस किया, कितना बन गया? 30 kg आंसर। चलिए जी, वैसे ही नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं आपके पास। तो ये आसान से क्वेश्चन होते हैं। तो हाउ मैनी मोर मैचेस वर प्लेड बाय ऑस्ट्रेलिया देन पाकिस्तान, तो ऑस्ट्रेलिया ने कितने ज़्यादा मैच खेले हैं पाकिस्तान के मुकाबले? तो पाकिस्तान कितने खेल रहा है? 24। वैसे ही ऑस्ट्रेलिया ने कितने मैच खेले हैं? ऑस्ट्रेलिया ने खेले 32, तो कितने ज़्यादा खेले हैं? तो ऑब्वियस सी बात है 32 में से 24 को कर देंगे माइनस, तो 8 मैच इसने ज़्यादा खेले हैं अकॉर्डिंग टू पाकिस्तान। पाकिस्तान से ज़्यादा कितने खेले हैं? 8 मैच ज़्यादा खेले हैं। तो ये सिंपल सा क्वेश्चन होता है, ये तो बहुत आसान क्वेश्चन है। चलिए, द कॉस्ट प्राइस ऑफ ए बुक 100 रुपीज़, शॉपकीपर सेल्स 3 सच बुक्स, 3 किताबें उसने
275 की बेच दी, तो बताइए उसका प्रॉफिट या लॉस कितना बना। तो सबसे पहली बात, 3 किताबों की बात कर रहा है, तो एक किताब आई 100 की। 3 किताब कितने की आएगी? 3 किताब आएगी आपके पास 300 रुपये की। ठीक है जी। वैसे ही बेचा कितने में इसने? जो बेचा है इसको 275 में। तो ये तो दिख रहा है, साफ साफ हो गया लॉस हो गया। तो कितने का लॉस हो गया? 10 - 5, या फिर आपको पता है 25 बन गया यहाँ सीधा सीधा। तो लॉस कितना हो गया है? 25 रुपये का। तो लॉस हो गया है 25 रुपये का आंसर। ठीक है जी। तो इस चीज़ का ध्यान रखें, बहुत आसान क्वेश्चन भी हैं, अगर ना समझ में आए तो क्वेश्चन मुश्किल भी लग जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ मशीन कैन प्रिंट 12 पेजेस इन अ मिनट। तो 12 पेजेस 1 मिनट में। हाउ लॉन्ग विल द मशीन विल टेक टू प्रिंट 5760 पेजेस। तो इतने पेजेस कितने दिनों में? तो ये हमने बिल्कुल आसान तरीके से कर रखा है। तो आपको पता है, अगर दो चीज़ें पेजेस दे रखी है, कैसे लिखना है इसे नीचे। 12 पेजेस 1 मिनट में मल्टीप्लाई बाय 5760, इतने पेजेस कितने मिनट में। डायरेक्ट ट्रिक होती है इसकी, सीधा मल्टीप्लाई करते हैं। अगर आप ऐसी ट्रिक्स जानना चाहते हैं, हमारे साथ ज्वाइन होइए, आपको ज़रूर ये सब चीज़ें सिखाई जाएगी। तो कट कर देते हैं इसको। 12 4 ज़ा 48 हो गया, तो ये बच गया 9। 12 8 ज़ा 96 हो गया, ये बच गया 0। तो 480 क्या आए हैं? ये 1 क्या था? मिनट। तो आंसर भी क्या है अभी? मिनट में। ये आवर में पूछ रहा है, तो आवर में चेंज कर देंगे। कैसे करते आवर में चेंज? तो आवर में चेंज करने के लिए 60 से डिवाइड। 6 8 ज़ा 48, तो 8 आवर्स आंसर। 8 आवर्स आंसर। तो आपने देखा किस तरीके से ये क्वेश्चंस किए गए हैं। आपके जवाहर नवोदय विद्यालय के क्वेश्चंस, कोई भी क्वेश्चंस आपको करने हैं, आपको सैनिक स्कूल की तैयारी करनी है, जवाहर नवोदय विद्यालय की तैयारी करनी है, पुलिस की करनी है, पटवारी की करनी है, एसएससी की करनी है, तो हमारे इस चैनल को ज़रूर ज्वाइन करें। आपको हर एक वीडियो प्रोवाइड करी जाएगी और साथ ही साथ में आपको पीडीएफ नोट्स भी प्रोवाइड किए जाएंगे। तो जो भी हमारे साथ जुड़ना चाहता है, ज़रूर दिए गए नंबर पर कॉल करें, व्हाट्सएप करें और हमारे साथ हमारे ग्रुप में ज्वाइन ज़रूर होइए। चलिए जी, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।